हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। तो हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया। फोटोसिंथेसिस जो है वो दो रिएक्शंस को मिला करके कंप्लीट होगा। फर्स्ट होगी लाइट रिएक्शन और सेकंड होगी डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। एंड दो जो रिएक्शंस होती हैं, हमें दो रिएक्शन देखने को मिलती हैं। फर्स्ट होती है एक तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है एंड सेकंड क्या होती है, साइक्लिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन हमें कहाँ देखने को मिलती है, ग्रेना के अंदर देखने को मिलती है। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है वहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर हमें लाइट रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन किया जाता है। एटीपी और एनएडीपीएच जब बन जाएंगे तो ये क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी कंपोनेंट का काम करते हैं। डार्क रिएक्शन में हमने देखा था 3 स्टेप थे। फर्स्ट था आपका कार्बोक्सिलेशन, सेकंड था रिडक्शन एंड थर्ड जो स्टेप था वह क्या था, रीजनरेशन था। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं वह कहाँ यूज है, डार्क रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं। तो डार्क रिएक्शन में भी जो रिडक्शन वाला पोर्शन होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो स्टेप होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, फर्स्ट किया जाएगा फॉस्फोराइलेशन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जिसमें एटीपी का यूज होगा, और सेकंड जो होता है वो रिडक्शन किया जाता है एनएडीपीएच की प्रेजेंस में। तो हमने देख लिया कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उनका यूज कहाँ कर लिया गया है, डार्क रिएक्शन के अंदर कर लिया गया है। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने देखा कि रूबिस्को जो एंजाइम होता है, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा, रूबिस्को एंजाइम जो है वो यह क्या करता है, रूबिस्को एंजाइम के पास में क्या है, रूबिस्को RUBP बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये क्या है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। तो इसका काम क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन करना। ठीक है, CO2 का फिक्सेशन करता है। और सेकंड एक्टिविटी हम देखते हैं कि रूबिस्को के पास में क्या होती है, रूबिस्को जो एंजाइम होता है RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। रूबिस्को के पास में क्या एक तो होता है रूबिस्को कार्बोक्सिलेज और सेकंड होता है रूबिस्को ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। यह क्या करता है, CO2 को फिक्स नहीं करता है, नॉट फिक्स दी CO2। ठीक है, CO2 को यह फिक्स नहीं करेगा, नॉट फिक्स CO2। ठीक है, CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है बाहर। CO2 रिलीज आउट, CO2 को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या किया जाता है, रूबिस्को जो ऑक्सीजनेज होता है यह बाइंड होगा विद ऑक्सीजन के साथ में, RUBP प्लस ऑक्सीजन, ये बाइंड होते हैं। ठीक है, ये बाइंड होकर के दो प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि जो रूबिस्को होता है, RUBP जो होता है CO2 के साथ में बाइंड होता है और ये क्या बनाता है, C3 साइकिल के अंदर 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन की C2 साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, जब ऑक्सीजनेज के साथ में बाइंड होता है रूबिस्को ऑक्सीजनेज, क्या होता है, रूबिस्को ऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है जब यह बाइंड होता है इसके साथ में, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, फर्स्ट तो बनाएगा, एक तो बनाएगा, ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं इसके। जब एक CO2 को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, सॉरी है ना, RUBP के साथ में एक CO2 जब बाइंड होगी तो कितना होगा, क्योंकि ये हो गया 5 कार्बन और ये हो गया 1 कार्बन, तो 6 कार्बन हो गए। और ये है 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के एक CO2 को फिक्स करने पर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं RUBP और एक क्या है, ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है। तो एक तो हो गया 5 कार्बन का कंपाउंड, ये क्योंकि कार्बन तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और सेकंड क्या बनेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, T-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का क्या किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। किसके अंदर किया जाएगा, यह एक तो किया जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड, यह कैसा है, 2 कार्बन कंपाउंड है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए हम फोटो रेस्पिरेशन इसे क्यों कह रहे हैं, ये C3 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये तो कहाँ एंटर कर जाएगा, C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, केल्विन साइकिल में ये तो एंटर कर जाएगा, लेकिन ये जो होता है यह फोटो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है।
फोटो रेस्पिरेशन में आपको कंप्लीट कराऊंगी ही, लेकिन देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस देखी थी। यह कहाँ हो रही थी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कंप्लीट हो रही थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हो रही थी कहाँ पर? स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट के। जबकि जो लाइट रिएक्शन थी वह कहाँ पर हो रही थी? लाइट रिएक्शन हो रही थी आपकी इसके अंदर, ग्रेना के अंदर हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर हो रही थी। तो एक ही सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या हो रही है? दोनों ही रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? फोटो रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है? 3 सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। 3 सेल ऑर्गेनेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हो गया कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पेरोक्सिसोम और तीसरा क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। 3 जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये क्या होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए रूबिस्को के पास में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। मतलब कि रूबिस्को के पास में जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड होने की साइट भी होती है और CO2 के साथ में भी बाइंड होने की साइट होती है। तो अब ये रूबिस्को बाइंड कैसे करेगा कि CO2 के साथ में बाइंड होना है या फिर ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होना है? एक तो देखिए जब हाई होगा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा तब जो रूबिस्को होता है यह क्या करता है? रूबिस्को जो है वो यह क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट, ठीक है, पॉसिबिलिटी। और सेकंड की हम बात करते हैं कि जब CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। लो हो CO2 की कंसंट्रेशन तब भी क्या होगा? ये रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाएगा और किसकी एक्टिविटी करेगा? यह फोटो रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन। अब देखिए फोटो रेस्पिरेशन हमने देख लिया, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है? फोटो रेस्पिरेशन जो है वे क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट में आपको पढ़ाऊंगी, उनके बीच में देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस में हम CO2 का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के अंदर CO2 का लॉस किया जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं की जाती है। तो जितनी भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन किया जाता है वो सब लॉस कहाँ कर दिया जाता है? फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। तो जो प्लांट होते हैं वे अपने आप को बहुत 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 कोशिश करते हैं बचाने की फोटो रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो हम इसे कंप्लीट प्रोसेस हम देखेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है। ये रफ कर दूं। तो हमने बात की कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर 3 सेल ऑर्गेनेली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, देन क्या होगा? पेरोक्सिसोम, और ये क्या थर्ड क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड जो रिएक्शन है वह कंप्लीट की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी वह हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन और RuBP एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाएंगे। ऑक्सीजन और RuBP जब एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाएंगे तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में क्या बनाया जाएगा? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखिए ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है यह क्या कर जाएगा? RuBP के साथ में बाइंड करेगा CO2 की प्रेजेंस में, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में एंटर कर जाएगा? RuBP के साथ बाइंड हो जाएगा और किस में एंटर कर जाएगा? यह C3 साइकिल के अंदर, क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में इसे क्या करना है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में यह क्या बनाएगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट एंड ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ठीक है। देन इसका तो C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक जो यहाँ पर 2 कार्बन का हमें लॉस हो रहा है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, यह किस में कन्वर्ट होगा? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो इसको थोड़ा बना देते हैं सेल ऑर्गेनेल को। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट का रिमूवल करके, ठीक है। फॉस्फेट इसने यहाँ निकाल दिया है, फॉस्फेट का रिमूवल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोलेट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी प्रोसेस हो गई है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने क्या देखा
क्लोरोप्लास्ट के अंदर RuBP ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देगा। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है ये। और एक क्या बना देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर देगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में एंटर कर जाएगा, आपका C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। देखिए लिख लेती हूँ, ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये है 2 कार्बन का कंपाउंड, और RuBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो 3 और 2 5 कार्बन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। 2 ग्लाइकोलेट अब कहाँ एंटर करेगा गाइस, 2 ग्लाइकोलेट एंटर करेगा किसके अंदर, पेरोक्सीसोम के अंदर। ठीक है, सेकंड हम बनाते हैं यहाँ पर पेरोक्सीसोम। अब ये दोनों एक दूसरे से किसके कनेक्ट है, प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू ये जो ग्लाइकोलेट है ये क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा किसके अंदर, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम क्या है आपका, सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, पेरोक्सीसोम के अंदर यह एंटर करेगा ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट क्या करता है, ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलेट जो है वो, ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर। ठीक है, ये ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। पेरोक्सीसोम के अंदर क्या किया जाता है, पेरोक्सीसोम के अंदर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिंथेसिस किए जाते हैं, इनको ब्रेक डाउन भी किया जाता है। कैटलेज एंजाइम क्या होते हैं, पेरोक्सीसोम के पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट बन गया। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा ग्लाइसिन के अंदर। ग्लाइसिन क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लाइसिन है यह कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाएगा। ग्लाइसिन कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हो गए, फोटो रेस्पिरेशन, या फिर इसे क्या कहेंगे, C2 साइकिल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ग्लाइसिन एंटर कर जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। ग्लाइसिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ग्लाइसिन टूट जाएगी सेरीन के अंदर। सेरीन भी क्या है, अमाइनो एसिड है। जब ग्लाइसिन सेरीन में टूटती है तो यह क्या करती है, एक तो CO2 रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी। ठीक है, सेरीन में कन्वर्ट होगी, ग्लाइसिन CO2 रिलीज करेगी। CO2 रिलीज होने के बाद में क्या करती है, ये जो ग्लाइकोलेट होता है ये 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल बनाती है। ठीक है, 2 ग्लाइसिन जो है वो एक CO2 रिलीज करेगी, एक क्या रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी। ग्लाइसिन के पास में कितने हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट है ग्लाइसिन के पास में। अब 2 ग्लाइसिन हैं तो कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए, है ना, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन में से एक CO2 रिलीज कर दिया, प्लस अमाइनो ग्रुप रिलीज कर दिया, CO2 रिलीज कर दिया और अमाइनो ग्रुप रिलीज कर दिया। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, NADH का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, NAD प्लस को रिडक्शन करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NAD प्लस को NADH के अंदर। ठीक है, NADH बना दिया, CO2 और अमाइनो। अब देखिए यहाँ पर ये CO2 क्या हो गया है, रिलीज हो गया है। अब ये जो CO2 रिलीज हो गया है ये क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। इसको फिक्स करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, CO2 रिलीज कर दिया है। ये क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर लॉस होता है, एक बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या फिर फोटोसिंथेसिस का जो बायोमास होता है वह लॉस कर दिया जाता है। अब ये जो सेरीन है, यह सेरीन क्या करेगा, वापस से कहाँ एंटर करेगा, सेरीन आएगा पेरोक्सीसोम के अंदर। ठीक है, सेरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेरीन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के अंदर। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के अंदर सेरीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH का यूज करके ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। NADH का यूज करेगा, NAD प्लस बनाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, ये ग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरेट है यह वापस से कहाँ एंटर करेगा, ग्लिसरेट जाएगा आपस का कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो ग्लिसरेट है यह वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर ATP का यूज करके। ठीक है, ग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यह ATP का यूज करेगा, ADP रिलीज कर देगा। अब देखिए हमने यहाँ पर क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर एक CO2 का क्या हो गया है, ये
लॉस हो गया है, ये लॉस हो गया है प्लांट को, इसका क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, ड्रॉबैक होता है प्लांट को इसका। तो फोटो रेस्पिरेशन की हम बात करें, फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमें 3 सेल ऑर्गेनेल की इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सेल ऑर्गेनेल के अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रूबिस्को जो होता है RUBP ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर के क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सिलेज के साथ बाइंड ना होकर के ऑक्सीजनेज के साथ बाइंड होता है एंड किसका फॉर्मेशन करता है, 2 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा एंड क्या बनाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है, सॉरी 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करेगा, फॉस्फेट को रिमूव करके ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ एंटर करेगा, पेरोक्सिसोम के अंदर वाटर की प्रेजेंस में H2O2 रिलीज करेगा और ग्लाई ऑक्सिलेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ग्लाई ऑक्सिलेट देन ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड ग्लाइसिन है आपका 4 कार्बन कंपाउंड है इसके पास में, क्योंकि एक कार्बोक्सिल ग्रुप का है और एक क्या है, प्राइमरी जो कार्बन होता है, ठीक है, क्योंकि साइड चेन इसके पास में कुछ होती नहीं है, अमाइनो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। ग्लाइसिन के पास में क्या होता है, देखिए ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बन होता है, कार्बन के साथ में इसके पास में यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में अमाइनो ग्रुप होता है, ये क्या है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, यहाँ पर साइड चेन में इसके पास में क्या होती है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन होते हैं, हमने 2 ग्लाइसिन लिए हैं तो 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास में हो जाएंगे। अब 4 कार्बन कंपाउंड में से एक तो CO2 रिलीज हो गई, तो बचे कितने, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सेरिन बनता है, सेरिन 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर जो CO2 रिलीज होता है उसका लॉस कर दिया जाता है, वेस्ट हो जाता है। सेरिन कन्वर्ट हो गया आपके हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर, हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरेट में, और ये ग्लिसरेट वापस से क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है ATP का यूज करके, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा 3rd नंबर की पोजीशन पर, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा ग्लिसरेट की 3री पोजीशन पर, इसलिए कहेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वापस से किस में एंटर कर जाएगा, C3 साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो देखिए आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है, बुक की हम बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि रूबिस्को जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है वर्ल्ड के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। रूबिस्को जो है वो, रूबिस्को क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक लाइट मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है एंजाइम का कौन सा है, रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को जो एंजाइम है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड के अंदर। रूबिस्को एंजाइम क्या है, रूबिस्को एंजाइम जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन दी वर्ल्ड, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दौराय नहीं है। रूबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, लेकिन जो रूबिस्को है इसके पास में CO2 और ऑक्सीजन दोनों के लिए बाइंडिंग साइट है। अब देखिए रूबिस्को के पास में CO2 के लिए ज़्यादा अफिनिटी होती है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तभी तो हमने बोला कि जब CO2 नहीं होगा तब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, या फिर हाई टेम्परेचर होगा उस कंडीशन में CO2 कैपेबल नहीं होगा बाइंड करने के लिए। तो देखिए, तो हम बात करें यदि बाइंडिंग कॉम्पिटेटिव होती है, रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है वो O2 CO2 की डिटरमाइन करती है कि कौन सा बाइंड करेगा एंजाइम के साथ में। C3 प्लांट के पास में ऑक्सीजन बाइंड होगा रूबिस्को के साथ में, सो CO2 का डिक्रीज फिक्सेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब RUBP जो है वो कन्वर्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बाइंड होंगे ऑक्सीजन के साथ में, और एक मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, देखिए ये क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट के साथ में बाइंड होगा ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट का एंड एक क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब RUBP ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करती है तो एक तो 2 कार्बन कंपाउंड क्या बनाता है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा, इसे कहेंगे हम फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है, शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर सिंथेसिस नहीं की जाती है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर नॉट सिंथेसाइज शुगर, ठीक है, शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर कोई सिंथेसिस नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस नहीं होती है, नॉट ऑफ ATP, ठीक है। CO2 रिलीज की जाती है, यूटिलाइजेशन किया जाता है ATP का। ATP यहाँ पर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर ATP और NADPH की कोई सिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। इन फोटो
रेस्पिरेशन। आपने देखा कहीं NADPH, ये NADH है, इसका भी कहाँ यूज़ कर लिया है, यहाँ पर यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। NADPH और ATP का यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं किया जाता, बल्कि ATP का और यूज़ और किया जाता है। सो ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस, यहाँ को सिंथेसिस करने के बजाय बल्कि अपने लिए यूज़ और किया जाता है। इन फोटो रेस्पिरेशन नॉट सिंथेसिस ATP एंड NADPH, ठीक है। सो इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, इसलिए यह कैसी है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। C4 जो प्लांट होते हैं, अब देखिए C4 प्लांट आगे हम पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या होता है, फोटो, ये जो CO2 रिलीज की जाती है, CO2 रिलीज की जाती है, उसको वापस से C3 साइकिल में एंटर करा दिया जाता है। तो वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन को रोका जाता है। CO2 वहाँ पर भी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पर तो CO2 निकल गई है, एनवायरमेंट में लॉस हो गया है इसका, ठीक है। ये CO2 कहाँ पर एंटर नहीं कर रही है, केल्विन साइकिल में एंटर नहीं कर रही है। लेकिन C4 प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं, वहाँ पर जो लीफ होती हैं, ठीक है, लीफ की जो मीजोफिल सेल होती है उसके पास में डिफरेंशिएशन होता है, एक होती है मीजोफिल सेल, एक होती है बंडल सीड सेल। तो बंडल सीड सेल के अंदर जो CO2 रिलीज होती है उसको वापस से कहाँ पर एंटर करा दिया जाता है, केल्विन साइकिल में भेज दिया जाता है। तो CO2 का लॉस नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए C4 प्लांट की हम बात करेंगे, तो ये तो हो गया आपका कौन सा, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल कहेंगे। यहाँ पर क्या किया जाता है, C2 साइकिल के अंदर क्या कर दिया जाता है बच्चों, लॉस किया जाता है CO2 का, इसलिए यह कैसी है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। यह कैसी है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। आपसे कोई पूछे कि कितने ऑर्गेनल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो 3 जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे C4 साइकिल की। देखिए फोटो रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है, वारबर्ग इफेक्ट। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये आ गया ना, पूरा पाथवे समझ में आ गया C2 साइकिल का। आपकी बुक में नहीं दे रखा है ये, लेकिन ये बिल्कुल सही है, आप ठीक है, पूरा याद कर लेना। आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा, C4 साइकिल, ठीक है। रफ कर दूं, रफ। अब हम बात करेंगे बच्चों C4 साइकिल। C4 साइकिल जो है वो कौन से प्लांट में देखने को मिलती है, C4 प्लांट होते हैं, उनके पास में क्या पाई जाती है, क्रेंज एनाटॉमी। ये जो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल और बंडल सीड सेल, 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं, इसे ही क्या नाम दिया गया है, क्योंकि यह क्रेंज नामक साइंटिस्ट ने दी थी, बताया था इसके बारे में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। कुछ प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें जो है वो क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है, और C4 जो पाथवे है वह क्या है, देखने को मिलता है। तो देखिए C4 साइकिल की हम बात करें तो C4 साइकिल के अंदर होता क्या है, C4 साइकिल कंप्लीट होता है C4 प्लांट के अंदर, उनके पास में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बंडल सीड सेल और मीजोफिल सेल। C4 साइकिल, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए C4 पाथवे को हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैग पाथवे। अदर नेम क्या कहते हैं इसे, अदर नेम है इसके हैच एंड स्लैग पाथवे, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, हैच एंड स्लैग पाथवे कहा जाता है। C4 साइकिल को क्या किया जाता है, हैच एंड स्लैग पाथवे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 का लॉस किया जाता है ना, तो यहाँ पर कम से कम देखने को मिलता है फोटो रेस्पिरेशन, मतलब कि बहुत ही कम कह सकते हैं हम, ठीक है। मिनिमाइज किया जाता है, मिनिमाइज दी फोटो रेस्पिरेशन, ओके, ठीक है। और हमने देखा था C3 साइकिल में फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस किया जाता है। तो भाई ये भी तो C4 साइकिल है, यहाँ पर भी तो 4 कार्बन कंपाउंड का कोई स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसिस किया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। वह क्या होता है, ऑक्जेलेट एसिटिक एसिड, मैलेट या एस्पार्टेट, ठीक है। तो बच्चों देखिए C4 साइकिल का पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको वापस से लिखा दूंगी बोर्ड पे, ठीक है। वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी,
इसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया वहाँ पे। तो देखिए C4 साइकिल की हम बात कर रहे थे कि C4 साइकिल की जो रिएक्शन होती है, 2 मेन इंपॉर्टेंट सेल होती हैं जिनके अंदर C4 साइकिल हमें देखने को मिलता है, मीजोफिल सेल एंड बंडल सीथ सेल, जिनके अंदर हमें C4 साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जैसे ही CO2 एंटर करती है, ठीक है, CO2 कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से ये CO2 एंटर करी किसके अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। अब भाई CO2 जब आई है तो इसको क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। CO2 का फिक्सेशन होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में। CO2 जो है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में मिल करके कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, जैसे हमने C3 में देखा था। कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम 2 ATP का यूज करेगा। और C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है, क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है, यह 4 कार्बन कंपाउंड का स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है यह NADPH का यूज करके रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बनाएगा, मेलेट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो मेलेट है यह क्या करेगा, बंडल सीथ सेल के अंदर एंटर करेगा। बंडल सीथ सेल में मेलेट जो है वो क्या रिलीज करेगा, CO2। तो हमने क्या देखा था फोटो रेस्पिरेशन में कि CO2 जो रिलीज होता है वह कहाँ नहीं जाता है, केल्विन साइकिल में एंटर नहीं करता, उसका लॉस कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर CO2 C3 साइकिल में एंटर करेगा और क्या करता है, जो पाइरुवेट है उसका वापस से किसमें, मीजोफिल सेल में जो एंटर कराया जाएगा और अगेन रीजनरेशन के थ्रू फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, ये आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझिए, इसको वापस से समझाऊंगी आपको। फिर देखिए मेलेट कहाँ एंटर करता है, मेलेट एंटर करेगा आपका किसके अंदर, बंडल सीथ सेल के अंदर। जब मेलेट बंडल सीथ सेल के अंदर जाएगा तो यह क्या बनाएगा, मेलेट बंडल सीथ सेल के अंदर एंटर करके किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, पाइरुवेट का। अब देखिए आप बोलोगे कि 4 कार्बन कंपाउंड है मेलेट, यह 3 कार्बन कंपाउंड में बदला तो एक CO2 गया। ठीक है, एक CO2 गया और इसके साथ में यह क्या निकालता है, NADPH रिलीज करता है। ठीक है, एक CO2 और NADPH। अब ये जो CO2 होता है, CO2 कहाँ एंटर करेगा बच्चों, CO2 जाएगा C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, C3 साइकिल में ये CO2 जाएगा और ये किसकी सिंथेसिस करता है, केल्विन साइकिल में जाएगा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ तक हमने देख लिया। हमने फोटो रेस्पिरेशन में क्या देखा था कि जो CO2 रिलीज होता है, CO2 कहाँ से रिलीज होता था, जो ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट हो रहा था, वहां से CO2 का लॉस हो रहा था, लेकिन वह CO2 C3 साइकिल में एंटर नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, CO2 जो है वो C3 साइकिल में एंटर करेगा। ये क्या है, इसको ड्रॉबैक नहीं देता है। वहां पर क्या होता है, हमें ड्रॉबैक होता है, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। देखिए हमें 2 ATP ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, 2 तो हमारे चलो फिक्सेशन के अंदर ही है, एक हमारा रीजनरेशन के अंदर हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन में मानते हैं कि एक ही ATP खर्च होता है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो हमें फोटोसिंथेसिस करनी है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन कर रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा है। सो CO2 जो है वो C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा। और ये जो पाइरुवेट है, यह पाइरुवेट कहाँ एंटर कर जाएगा बच्चों, पाइरुवेट आ जाएगा वापस से मीजोफिल सेल के पास में। अब मीजोफिल सेल में क्या होगा, इसका रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन से हम क्या बनाएंगे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये बन गया आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट अगेन नेक्स्ट जो साइकिल होगा, नेक्स्ट साइकिल होगा किसका, C4 साइकिल का। अगले साइकिल में वापस से CO2 के साथ में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बाइंड करेगा एंड नेक्स्ट जो साइकिल होगा वह कंप्लीट प्रोसेस पूरी कर दी जाएगी। आपसे कोई पूछे कि C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, तो आंख बंद करके आपको क्या जवाब देना है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। बट C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है बच्चों, C4 साइकिल में होता है ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि CO2 के फिक्सेशन से बनता है और यह फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे कि कार्बोक्सिलेज क्यों है, मतलब कि रूबिस्को क्यों नहीं है। देखिए रूबिस्को प्रेजेंट होता है कहाँ पर, CO2 का फिक्सेशन करेगा जब क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में CO2 को फिक्स किया जा रहा है। देन क्या होगा, जब RUBP के साथ में CO2 का फिक्सेशन होगा तो वहां पर रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होगा। लेकिन फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में जब CO2 का फिक्सेशन किया जाएगा तो बच्चों यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। लोकेशन पूछी जाए एंजाइम की कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कौन सी सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और किसकी पूछी जाए, रुबिस्को की पूछी जाए, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ होता है, तो वह होता है बंडल सीथ सेल के अंदर, ठीक है। अब आप ये जो सारा मटेरियल है यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कितने ATP यूज किए जाते हैं। तो देखिए 2 ATP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज करेगा 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 ATP बने, यूज किए, ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब 2 ATP यहाँ पर एनरिचमेंट साइकिल मतलब CO2 का लॉस नहीं होने दिया जा रहा है, वापस से इसकी क्या की जा रही है, यूजअप किया जा रहा है। सो 2 ATP यहाँ पर यूज किए जाएंगे जब C3 साइकिल में CO2 एंटर करेगा, ओके। एक ATP हमारा कहाँ यूज होगा, रीजनरेशन का जो स्टेप होता है पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्जन का, तो वहां पर एक ATP रीजनरेशन में यूज किया जाता है। तो C4 साइकिल के अंदर टोटल 5 ATP यूज होते हैं। और आपसे कोई पूछे कि C3 साइकिल के अंदर टोटल कितने ATP यूज होते हैं, तो बच्चों जब एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, एक CO2 के लिए हम कितना यूज करते थे, एक CO2 के लिए हम यूज करते थे 2 और 1 3 ATP, ठीक है। लेकिन जब हम 6 कार्बन के लिए 6 CO2 को फिक्स किया जाएगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, तो एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP और 12 NADPH का यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 NADPH और 5 ATP जो है वो एक C4 साइकिल के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका C4 साइकिल। लेकिन हम C4 साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे थे, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। C4 साइकिल को क्या नाम से जाना जाता है, इसे हेचन स्लैग साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो साइकिल होता है कंप्लीट होता है, स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो कि कौन सी होती है, मीजोफिल सेल और बंडल सीथ सेल। मीजोफिल सेल और बंडल सीथ सेल जो स्पेशल सेल होती हैं उनके अंदर C4 साइकिल को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। C4 साइकिल जो है इसे क्या नाम से जाना जाता है, इसे नोन एज हेचन स्लैग पाथवे, हेचन स्लैग पाथवे, ठीक है। हेचन स्लैग पाथवे कहा जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यहाँ पर क्या किया जाता है, हेचन स्लैग पाथवे C4 पाथवे के अंदर फोटो रेस्पिरेशन को क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, मिनिमाइज दी फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्योंकि CO2 का लॉस हो रहा था तो यहाँ पर क्या किया जाता है, CO2 के लॉस को कम से कम किया जाता है, ठीक है। C4 साइकिल जो होता है अकर इन स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ लीफ, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मीजोफिल सेल, बंडल सीथ सेल, ठीक है। मीजोफिल सेल और बंडल सीथ सेल होती है जिनके अंदर क्या किया जाता है, जो C4 साइकिल है उसका कंप्लीट किया जाता है। तो मीजोफिल सेल के अंदर CO2 को फिक्स किया जाएगा एंड बंडल सीथ सेल के अंदर क्या किया जाता है, ये जो लीफ होती है C4 प्लांट की लीफ के पास में क्या होता है, C4 प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनके अंदर क्या देखी जाती है बच्चों, क्रेंज एनाटोमी देखने को मिलती है। अब देखिए ये जो प्लांट होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्न हो गया, ठीक है, सोरगम हो गया, ज्वार, शुगरकेन हो गया, चीनोपोडिएसी फैमिली के मेंबर हो गए, ठीक है, इनके अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि हाई टेम्परेचर में जो C3 प्लांट होते हैं वह क्या शो करते हैं, वह शो करते हैं फोटो रेस्पिरेशन एंड C4 जो प्लांट होते हैं C4 प्लांट क्या करते हैं, मिनिमाइज दी फोटो रेस्पिरेशन
हाईलाइट इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका C4 साइकिल। ओके, अब देखिए हम आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो C4 साइकिल है किसके अंदर होता है। C4 प्लांट होते हैं, मेज, सोरगम उनके अंदर देखने को मिलता है। मीजोफिल जो सेल होती है उनकी क्या होती है, क्रैंक एनाटॉमी देखने को मिलती है। मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल। ठीक है, बंडल सी सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल सी सेल होती हैं। बंडल सी सेल के चारों ओर क्या होती हैं, आपके मीजोफिल सेल पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए CO2 को फर्स्ट कौन हैगा, फर्स्ट कौन एक्सेप्ट करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। 3 कार्बन कंपाउंड है, CO2 के साथ में बाइंड करेगा, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, रूबिस्को एंजाइम, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम मीजोफिल के पास में नहीं होता है मेरे पास बच्चों, कहाँ होता है, बंडल सी सेल के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो C4 कार्बन कंपाउंड जो है वो मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये कहाँ होते हैं, मीजोफिल सेल में होते हैं। इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बंडल सी सेल के पास में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये C4 एसिड टूटेगा, किसके अंदर, CO2 रिलीज करेगा और 3 कार्बन का पाइरुवेट बनाएगा। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वापस से मीजोफिल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वापस से क्या हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में